नमस्ते, मैं शानू आप सभी का मेरे प्रोग्राम में मैं स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। टीकाकरण क्यों आवश्यक है और टीकाकरण के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और नुकसान हो सकते हैं, हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। तो आज मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में आए हैं डॉक्टर बीबी गुप्ता, जो पूर्वांचल के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, जो बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं। तो सर, मैं सबसे पहले आपका वेलकम करती हूँ। मैं डॉक्टर बीबी गुप्ता के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ये बेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक भी हैं। तो सर, आपका सबसे पहले वेलकम। और हम ये जानना चाहेंगे कि टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन क्यों आवश्यक है बच्चों को लगाना, इससे बच्चों को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। टीकाकरण बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। अगर इसका महत्व जानना चाहें, फ़ायदे जानना चाहें, तो अपने आप को 50 साल पीछे ले जाइए, जब हम लोग शायद छोटे बच्चे रहे होंगे, और मेरी ये शक्ल देखिए। जब 50 साल पहले जब टीकाकरण का आविष्कार या बहुत घर घर पे नहीं लगता था जो है, तो हमारे बच्चों की ऐसी हालत होती थी। मैं तो भाग्यशाली रहा, जिंदा बच गया, लेकिन हमारे देश के लाखों बच्चे चेचक नाम की इसकी बीमारी से, जिसका सही नाम है स्मॉल पॉक्स, इसे लाखों बच्चे लग गए। 1984 में जब मैं MD पढ़ के आया था, इस देश में 1 लाख बच्चे पोलियो की बीमारी से लंगड़े हो जाते थे या बहुत सारे मर भी जाते थे। खसरा याद करें, तेज़ बुखार, आंखें लाल होना और बच्चे को निमोनिया होना, एनकेफेलाइटिस होना जो है, ये मुश्किल से 10 साल पहले तक की बात है। हिंदुस्तान में 2-3 लाख बच्चे इस बीमारी से मर जाते थे। तो टीकाकरण ने मनुष्य जात का कितना भला किया है, इन 3 उदाहरणों से आप देख सकते हैं। तो टीकाकरण का मनुष्य ने कौन कौन सी बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया, उसमें पहला उदाहरण मेरे चेहरे का है। स्मॉल पॉक्स हमेशा के लिए दुनिया से खत्म हो चुका है। नंबर 2, पोलियो, जिस पे कभी भी हम लोग, खुद मैं बच्चे के डॉक्टर में समझ नहीं पाता था कि क्या कभी पोलियो इस दुनिया से खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई में लाखों ऐसे मरीज हम लोग कॉलेजेस में, अपनी प्रैक्टिस में, समाज में देखते थे, लेकिन पोलियो खत्म हो गया। हिंदुस्तान ने पोलियो खत्म होना, जहां देश में इतना रेजिस्टेंस था टीकाकरण के बारे में, लेकिन फिर भी किसी तरह से हमारे देश के लोगों ने इसे स्वीकार किया, और आज पिछले 2011 के बाद इस देश में 9 साल से एक भी बच्चे को पोलियो नहीं हुआ। खसरा बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है। 99.9% खसरे की बीमारी यानी चेचक की बीमारी कंट्रोल हो गई है। अब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जो बिल्कुल ही टीका नहीं लगाते हैं, उनको ही होता है। इसी तरह न्यूनेटल टेटनस, जो बच्चों में टेटनस की बीमारी होती है, वो भी करीब करीब खत्म हो चुकी है। और जो सरकार ने हाल में ही MR वैक्सीनेशन लगाया, उससे रूबेला नाम की बीमारी, जिससे गर्भ में अंदर बच्चे इन्फेक्ट हो जाते थे और पैदा होने के बाद उनका सर छोटा होता था, आंखों में कैटरैक्ट होता था, मंद बुद्धि के बच्चे होते थे, बहरापन होता था, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम कहते हैं, ये भी बीमारी करीब करीब खत्म हो चुकी है। तो आपने देखा कि करीब करीब 5 बीमारियां जो है वो टीका के कारण काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी हैं, और आने वाले दिनों में और भी ऐसी बीमारियां होंगी जो कि हम खत्म कर सकेंगे। बच्चे के जन्म लेते ही उसे टीकाकरण क्यों कराना शुरू हो जाता है? जैसे बच्चा जन्म लेता है, शिशु का जन्म होते ही उसके साथ ही टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। होता क्या है, जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो 9 महीने तक माँ उसे हर बीमारी से बचा के रखती है। कोई भी दुनिया का संक्रमण हो, 99.9% माँ के सारा सिस्टम जो है उसे रोक लेगा इन्फेक्शन से जो है। और तो और माँ के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, उससे भी बच्चा बीमारी से बचा रहता है। जब वो बाहर दुनिया में आ जाता है और पहली सांस लेता है, तो पहली सांस के साथ दुनिया भर के सारे कीटाणु, सारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस उसके श्वसन तंत्र में आ जाते हैं। वो खाना पीना शुरू करता है, तब पेट में ढेर सारे कीटाणु आते हैं। माँ का दूध पी रहा था तो बहुत अच्छी बात है, तब तो 6 महीने तो वैसी बीमारी से बचा रहेगा। लेकिन बच्चा अगर ऊपर का दूध पी रहा है, पानी पी रहा है, तो न जाने कितने कीटाणु उसके शरीर में पहुंच जाते हैं। कुछ उसमें से कीटाणु अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे कीटाणु खराब होते हैं, लेकिन बहुत सारे बीमारी भी पैदा करते हैं। तो जब हम पैदा होने के समय ही उसका टीकाकरण शुरू करेंगे, तभी तो बीमारी से लड़ेगा। जितना आप देर करेंगी, उतना ही बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता देर से डेवलप होगी। इसीलिए जो छोटेपन में होने वाली बीमारियां हैं, खासतौर से BCG यानी TB का टीका, जो हम सब के बाएं हाथ में लगा हुआ है, और इसका एक छोटा सा सुंदर सा एक निशान भी होता है, ये हम सब लोगों को जितनी जल्दी संभव हो, प्रेफरेबली 15 दिन के अंदर हम लोग को BCG का टीका लगता है।
पोलियो जो है पैदा होते 2 बूंद जीवन की या 2 बूंद पोलियो की हम लोग को पिला दिया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों में पोलियो का पहले बहुत खतरा हुआ करता था। और तीसरा एक पीलिया की बीमारी होती है जो हेपेटाइटिस बी जिसे हम कहते हैं, उसका भी टीका जन्म के समय लगता है और उसके बाद 1.5 महीने पे फिर बाकी सारे टीके शुरू हो जाते हैं। तो सर सबसे ज़्यादा लोगों को चिंता रहती है कि टीका कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के टीके होते हैं जो बच्चों को लगते हैं, क्योंकि हर जगह कहीं भी हम जाते हैं तो पता चलता है कि ये टीका अब लगवाना बाकी है, तो क्योंकि अगले को नहीं पता रहता है कि हमें अच्छा ये भी वैक्सीनेशन लगवाना है, तो हमें जानना है कि कितने प्रकार के टीके होते हैं। इसके लिए आपको अपने फैमिली डॉक्टर से बात करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि टीकों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। एक्चुअली आने वाला दिन जो ऐसा होने वाला है कि हमें टीके ही ज़्यादा लगवाने होंगे, बीमारी से हम बचे रहेंगे। बीमारी से बचना है तो उसका हमें टीका लगवाना होगा और टीके की लिस्ट बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें से काफ़ी सारे टीके मनुष्य की भलाई के लिए हैं। मैं एक छोटी सी लिस्ट आपके सामने लाया हूं। ये लिस्ट हिंदी में है, आप चाहें तो इसे आप देख सकते हैं। बच्चों में जो लगने वाला पहला टीका है जिसका मैंने सबसे पहले जिक्र किया है, वो BCG का टीका होता है। ये तो आप में से हर एक को पता है जो है, TB का टीका हमें फेफड़े की TB से जो है, और जो भी भयानक किस्म की TB, खासतौर से दिमाग की TB, हड्डी की TB से बचाता है, वो जन्म के समय लगता है। और तो और कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि कोरोना से हिंदुस्तान में जो भयानक महामारी नहीं आई है, कुछ हद तक शायद उसका श्रेय BCG के टीके को भी देना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को ये स्टिमुलेट करता है। दूसरा, पोलियो के बारे में आपको सबको पता ही है, जो हमें पैरालिसिस से बचाता है। पोलियो का टीका हमें 5 बार करके देना पड़ता है, और अब कुछ इंजेक्शन के भी पोलियो वाले टीके आ गए हैं। आप फ्यूचर में देखेंगे कि ओरल पोलियो बहुत कम हो जाएगा, पिलाना मुंह से जो पोलियो की दवा है, और इंजेक्शन से पोलियो का टीका लगाया जाएगा, क्योंकि इसका असर सिर्फ 3 टीके लगाने से इंजेक्शन पोलियो 100% इम्यूनिटी मिलती है, जबकि ओरल पोलियो से कभी कभार कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तीसरी बीमारी जो DPT का टीका, या आम भाषा में ट्रिपल एंटीजन भी कहते हैं, जो आप देख सकती हैं, हमें काली खांसी जो है, डिप्थीरिया और टेटनस से बचाता है, ये लगता है। इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बी नाम का टीका लगता है, जो हमें न्यूमोनिया से और मेनिंजाइटिस से बचाता है। उसके बाद MMR, इसमें भी 3 टीके मिले हुए हैं। पहला M मीजल्स होता है, मीजल्स यानी खसरे की बीमारी, इसका मैंने जिक्र किया आपको, इससे लाखों बच्चे मरते थे पहले, लेकिन अब जो है काफ़ी बच्चों को लगने से भी बीमारी भी काफ़ी कंट्रोल में हो चुकी है। दूसरा M जो है वो मम्स कहलाता है। पहला M मीजल्स, दूसरा मम्स की बीमारी यानी गलसुए की बीमारी है। अगर ये हम लगाते हैं तो हमें गलसुआ भी बच जाता है। और तीसरा रूबेला की बीमारी। रूबेला बाकी बच्चों में कोई बीमारी नहीं कॉज करता है, लेकिन गर्भस्थ शिशु को, गर्भस्थ महिला को अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो पेट में पल रहे शिशु को वो ढेर सारी बीमारियां, जिसमें कैटरेक्ट होता है, मंद बुद्धि होती है, सर छोटा हो जाता है, बहरापन इत्यादि बीमारी होती है, तो इससे बचाता है। तो MMR का टीका भी बच्चों को हम लोग 9 महीने, 15 महीने और अब 5 साल पे भी लगाते हैं। इस लिस्ट के नीचे आप नाम देख रहे हैं चिकन पॉक्स, आप सब इसको पहचानते होंगे। गांव में लोग इसको छोटी चेचक भी कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा में उसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि इसके दानों में पानी भरा होता है, ये कई स्टेजेस में आता है और पानी भरा होता है, और इस बीमारी के भी 2 डोज लगते हैं। आगे जाए तो टाइफाइड का टीका पहले हर 3 साल पे लगाना पड़ता था, लेकिन एक नया टाइफाइड का टीका थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन वो 9 से 10 महीने पे सिर्फ एक बार लगवा लें तो काफ़ी हद तक ज़िंदगी भर टाइफाइड से बचे रहेंगे। आगे आप देखते हैं 10 साल की उम्र में हम Tdap का टीका, टेटनस और डिप्थीरिया का टीका लगाते हैं, क्योंकि 10 साल बाद भी डिप्थीरिया और टेटनस होने की संभावना होती है, तो ये भी लगाते हैं हम लोग। उसके बाद हेपेटाइटिस A, पीलिया से बचाव का एक टीका होता है। हेपेटाइटिस B, ये भी पीलिया का होता है बचाव। और अंत में पूर्वांचल में होने वाली बीमारी जो जैपनीज़ एनकेफ्लाइटिस है, इसके भी हम लोग 2 डोज रिकमेंड करते हैं, ताकि वो हमारे पूर्वांचल में बीमारी ना हो पाए। कुछ नए टीके का भी मैंने आप सबके सामने जिक्र किया है। एक ओरल, आप सबको पता ही है कि डायरिया हिंदुस्तान में बच्चों की मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। लाखों बच्चे डायरिया से मरते हैं, और डायरिया का हिंदुस्तान में मुख्य कारण होता है रोटा वायरस। 40% डायरिया के मरीज रोटा वायरस डायरिया के होते हैं। तो इसके बचाव का भी, अब पहले तो ये महंगा था, लेकिन अब हिंदुस्तान की कंपनियां भी इसे बनाने लगी हैं, और इसके भी 2 से 3 डोज तक दिए जाते हैं। अगला आप देख रहे हैं PCV यानी न्यूमोकॉकल वैक्सीन। एक न्यूमोनिया का बहुत बड़ा कारण होता है न्यूमोकॉकस, तो उससे बचाव का भी एक टीका उपलब्ध है, जो 4 खुराक में लगाया जाता है। उसके बाद
महिलाओं के लिए क्रांति आई। महिलाओं में मृत्यु का बहुत बड़ा कारण था कैंसर की बीमारी, सर्वाइकल कैंसर होना जो है। तो एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन आई जो कैंसर से बचाव करती है जो है, और इसे भी 10 साल के ऊपर के बच्चों में लगवाना चाहिए, लड़कियों में लगवाना चाहिए। और अंत में मैंने जिक्र किया है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की। ये वैक्सीन आपको ज़रूर जाननी चाहिए, क्योंकि जो कोविड वायरस है, जो इसमें कोरोना की बीमारी चल रही है, ये भी इसी परिवार का वायरस है जिससे इन्फ्लुएंजा होता है। ये बीमारी हम लोग को पहले भी तंग करती रही है, इसीलिए इस बीमारी के लिए हम लोग 6 महीने की उम्र से इसके टीके शुरू होते हैं, और यही एकमात्र टीका है जो हर साल हमें लगाना पड़ता है, क्योंकि वायरस की शक्ल हर साल बदल जाती है और टीके में परिवर्तन हो जाता है। और हम ये भी जानना चाहेंगे सर, क्योंकि हम जब टीका लगवा के अपने बच्चों को लेके आते हैं तो उन्हें फीवर हो जाता है, पैर में सूजन हो जाती है, तो ये क्या साइड इफेक्ट होते हैं टीके के? हाँ, आप जानती हैं कि हर चीज़ के कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो है, तो उसी तरह टीकाकरण से भी कुछ तकलीफ़ें होती हैं बच्चों को, हालांकि पहले से काफ़ी कम हो गई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब डीपीटी का टीका, जो ट्रिपल एंटीजन होता है, जो डीपीटी का टीका जो हमारे बच्चों के जांघ में लगता है, जो 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने, 1.5 साल और फिर 5 साल पे भी लगता है, टोटल 5 बार लगता है। इससे साइड इफ़ेक्ट होता है कि बच्चों को थोड़ा दर्द, बुखार होता है, कभी कभी तेज़ बुखार से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन में झटका लिया जाता है। तो इसीलिए हम लोग पहले से ही माँ को बता देते हैं कि इससे बुखार आएगा और बुखार की हम दवा देते हैं। अगर इससे बिल्कुल बचना चाहें तो एक आजकल जो है वो एसेल्युलर परट्यूसिस वैक्सीन भी आ गई है, जो बिना बुखार का टीका है, लेकिन ये महंगा होता है और आमतौर से हम लोग इसे सब बच्चों को हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं। दूसरा साइड इफ़ेक्ट होता है जो हमारे जान के जहाँ इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ कभी कभार थोड़ा सा दर्द हो जाता है, लाली आ जाती है, लेकिन ये तकलीफ भी जब से हम लोग डिस्पोजेबल सिरिंज, पिछले 10-15 सालों से अब हर डॉक्टर डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, जब से डिस्पोजेबल सिरिंज से टीके लग रहे हैं ये तकलीफ़ काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो टीका थोड़ा तकलीफ कभी कभार दे सकता है, लेकिन उससे होने वाले फ़ायदे अनंत हैं, इसलिए कभी इन छोटी छोटी तकलीफ़ों से डर के टीका बंद नहीं करें, वरना उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। सर, और ये अभी जैसे कोरोना वायरस कहिए या कोविड-19, इसमें बहुत सारे लाखों बच्चों को टीकाकरण नहीं हो पाया है उनके समय के अनुसार, तो क्या अगर समय बीत जाने के बाद भी अगर हम टीकाकरण दोबारा कराना चाहें तो हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। जो टीकाकरण बहुत ही फ्लेक्सिबल चीज़ है, जो हम लोग ये कार्ड में नाम लिख के देते हैं कि जन्म के समय टीका, 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल चीज़ है। लेकिन लगवाइए ज़रूर, देर हो जाए तो उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, हम बाद में भी उस टीके को अपने चिकित्सक की राय लेके आप लगवाइए, लेकिन जो है उसे छोड़िए मत, डोज को पूरा हमें कर लेना ज़रूरी है। और क्या कोविड-19 के पैंडेमिक में कोई ऐसा निर्देश है जो टीका को लेके है, आप हमें बताना चाहेंगे? नहीं, कोविड पैंडेमिक में कुछ दिनों तक तो सरकार ने इस बीमारी के कारण टीके लगवाने बंद कर दिए थे गांव में, पीएससी इत्यादि पे जो है, लेकिन अब सरकार ने फिर से अलाउ कर दिया है, टीकाकरण करना ही चाहिए। बस ये ध्यान रखिए कि जब आप टीकाकरण करने के लिए आप बच्चे को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के अस्पताल में जो है, तो जो सामान्य सावधानियाँ हमेशा बताई गई हैं जो है, मास्क लगा के जाइए, हाथ वहाँ दवाखाने में घुसते ही अपना हाथ अच्छे से साबुन से धो लीजिए, चाहे आप सैनिटाइज कर लीजिए, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। हाँ, उस दौरान जब आपके बच्चे को इंजेक्शन लगेगा तब तो थोड़ी दूरी नहीं मुश्किल होगी मेंटेन करना, लेकिन ये ध्यान रखें कि जितना संभव हो इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखा जाए, तो उससे आप टीकाकरण बड़े आराम से करा सकते हैं। तो सर, चलते चलते हमारे जो ये वीडियो देखेंगे उनके लिए कोई मैसेज और टिप्स बताना चाहेंगे? आखिर काफ़ी सारी बातें हमने कह दी हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि टीकाकरण दुनिया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन है। इसका मतलब ये होता है अगर 100 रुपये दे करके, 100 रुपये खर्च करके कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है, तो टीकाकरण ने सबसे कम पैसे में दुनिया के अधिकतम लोगों की जान बचाई है, जिनका मैंने आपको उदाहरण दिया। लाखों बच्चे चेचक से मरने से बचे, पोलियो से मरने से बचे, खसरे से मरने से बचे, गलसुआ की तकलीफ़ों से, चिकन पॉक्स से और पीलिया की तकलीफ़ों से बचे हैं, और साथ साथ तो महिलाओं के लिए कैंसर से भी बचाव का टीका उपलब्ध है। इसलिए टीकाकरण ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान समझिए मानव जाति के लिए, और हमें इसको जितना संभव हो सके उसका अधिकतम फ़ायदा लेना चाहिए, ताकि भविष्य में हमारे बच्चे एटलीस्ट जिन बीमारियों का टीका उपलब्ध है उनसे सुरक्षित रह सकें और लंबी और सुंदर ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी जी सकें।
तो थैंक यू सर। तो ये थे डॉक्टर बीबी गुप्ता जिन्होंने हमें टीकाकरण के बारे में बताया और टीकाकरण के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो मैं आपकी फ्रेंड शानू आप सबसे विदा लेती हूँ, पर जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा जो बेल आइकन का बटन होता है उसे ज़रूर दबाएँ, ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।